नमस्कार और सभी का स्वागत है। मैं एनम फैकल्टी CPSM कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुड़गांव आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हमने भारतीय सांकेतिक भाषा का परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन साइन लैंग्वेज विषय पर यह महत्वपूर्ण वेबिनार आयोजित किया है। हमारे साथ इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर सुधाकर झा, जो कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट GNCT दिल्ली में लेक्चरर हैं। डॉक्टर झा के पास हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है और वे डिसेबिलिटीज़ रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशन में 14 वर्ष का अनुभव रखते हैं। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में MA और MEd की डिग्री प्राप्त की है और UGC नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन में PhD भी की है। वर्तमान में वे GBSSS आज़ादपुर दिल्ली में कार्यरत हैं, जहां वे विकलांगता पुनर्वास और शिक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं। आज के इस वेबिनार में हम भारतीय सांकेतिक भाषा के महत्व यानी इंडियन साइन लैंग्वेज और इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। हम डॉक्टर झा से ये भी जानेंगे कि किस प्रकार ये भाषा सुनने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हम सभी इस ज्ञानवर्धक स्तर का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। आइए हम डॉक्टर सुधाकर झा का स्वागत करते हैं। सर। और अभिनंदन करता हूं जो तीन महोदया का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, साथ ही साथ डॉक्टर मोनिका बिश्नोई का जिन्होंने मुझसे संपर्क किया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए। मैं जो होस्ट हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जो PPT है उसे डिस्प्ले कर दें। हो रहा है उससे पहले हम लोग कुछ चर्चा कर लें कि ये आखिर साइन लैंग्वेज है क्या और साइन लैंग्वेज का डिसेबिलिटी क्षेत्र से क्या योगदान है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि डिसेबिलिटी क्या है। जानते हैं कि डिसेबिलिटी सबसे पहले क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम सब किसी न किसी रूप में डिसेबल्ड हैं और जब इसकी मात्रा कुछ अधिक हो जाती है, जब इसका लेवल मोर देन 40% हो जाता है तो इसे कहा जाता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो हम लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन हम सबों में किसी न किसी रूप में डिसेबिलिटी में है। तो डिसेबिलिटी का अलग अलग संदर्भ में नामकरण हुआ है। पहले इसे ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं समाज में किसी प्रकार से योगदान देने में संभव नहीं है और वो उसी तरीके से है जैसे कि अधिकार है वैसे ही जैसे हमारे अधिकार है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिसेबल्ड पर्सन के लिए कौन कौन शब्दावली का इस्तेमाल करते थे उसे जानते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले हम इन्हें डिसेबल्ड, लेम, क्रिपल्ड, डेफ एंड डम्ब, मेंटली रिटार्डेड आदि नामों से संबोधित करते थे। लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है और यह माना जाने लगा है कि कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्ति है उसके बाद डिसेबल्ड है। हम सबों का कुछ न कुछ नाम है, उसके बाद हम टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या जो भी है। सभी व्यक्ति एक व्यक्ति है, इसलिए किसी व्यक्ति को डिसेबल्ड ना कहा जाए बल्कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले हम लोग मेंटली रिटार्डेड शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसकी जगह पर में अब हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शब्दावली का इस्तेमाल। तो व्यक्ति की गरिमा पर में इसमें बल दिया गया है। पहले सभी व्यक्ति हैं, उसके बाद कोई डिसेबल्ड हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 1995 ईस्वी में PWD एक्ट आया था जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में चर्चा किया गया था और नहीं पा रही है 2016 PWD एक्ट आने के बाद। ऐसा माना जाता है कि जहां पर में गरीबी है वहां डिसेबिलिटी अधिक पाए जाते हैं। और अगर इसी चीज को हम ध्यान में रखें तो अमेरिका में डिसेबल्ड पर्सन की संख्या, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, लगभग 15% है। लेकिन भारत जैसे गरीब देशों में जहां पर में शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने पीने की भी समस्याएं है, वहां पर में डिसेबल्ड पर्सन मात्र 2.35 किसी न किसी हमारी कमी की तरफ ये दिखाता है कि हम ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जब अमेरिका जैसे सशक्त देश में जहाँ पर कोई समस्या नहीं है खाने पीने की और
शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर में अगर 15% है तो अपने देश में भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। और इसलिए RPWD एक्ट में डिसेबल्ड पर्सन की डिसेबिलिटी की संख्या को बढ़ा करके 21 किया गया है। और अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि आखिर ऐसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके लिए सर्टिफिकेशन की व्यवस्था किया जाए और उनके लिए जो सुविधाएं उन्हें प्रदान किया जाए। तो RPWD एक्ट में एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी का प्रोविजन किया गया है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऐसे डिसेबिलिटी को कहा जाता है जब ये परसेंटेज बढ़ करके मोर देन 40% हो जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत ही किया था कि हम सबों में किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, और ये डिसेबिलिटी का परसेंटेज जब बढ़ जाता है 40% तक, तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और उनके सर्टिफिकेशन का प्रोविजन है। और सर्टिफिकेट बनने के बाद उन्हें अन्य सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। आखिर डिसेबिलिटी क्या है? इसमें उन्हें कोई भी समस्या नहीं होगी और वो आराम से टॉयलेट चले जाएंगे और आ भी जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रात में बिजली चली जाए तो हम लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ब्लाइंड हैं वो ब्रेल लिपि की मदद से छू करके पढ़ते हैं, उनके लिए लाइट जाना कोई समस्या नहीं है। लाइट जाना हमारे लिए समस्या है क्योंकि हम लोग लाइट पर निर्भर हैं। ऐसे कंडीशन में हम डिसेबल्ड हैं, वो व्यक्ति जो ब्लाइंड है वो डिसेबल्ड नहीं है। डिसेबिलिटी है वो एक कंडीशन है। हम जो सामान्य व्यक्ति हैं उन्होंने अपने हिसाब से उस दुनिया को बना रखा है। जो ऐसे व्यक्ति जो ब्लाइंड हैं उनके लिए बैरियर है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए बैरियर है। हमने ऑरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखा है या हम लोग ऑरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये बैरियर है उन व्यक्ति के लिए जो पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयर्ड है, क्योंकि उन्हें सुनने में समस्या है। अगर उनकी समस्याओं को, सुनने की समस्या को हम दूर कर दें तो शायद वो भी डिसेबल्ड नहीं रह जाएगा। और इन चीज़ों का समाधान हम लोग हियरिंग एड लगा करके सुनना सिखा सकते हैं। और अगर वो हियरिंग एड की मदद से सुनने लगता है तो फिर वो डिसेबल्ड नहीं रह जाता है। ये कंडीशन है। डिसेबिलिटी कोई परमानेंट नहीं होती। किसी कंडीशन में कोई डिसेबल्ड हो सकता है। हम में से बहुत सारे आदमी को अगर 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाए, हार्ड ऑफ हियरिंग पर्सन कहा जाता है। साइन लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए है। मैंने डेफ कल्चर की चर्चा किया था कि एक ऐसा कल्चर है जिसमें सारे व्यक्ति डेफ होते हैं और वहाँ पर में कोई भी हियरिंग पर्सन नहीं होता है। वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में करते हैं। तो अपने कल्चर को सभी प्रिजर्व करना चाहते हैं और जो डेफ पर्सन है वो भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो डेफ एंड डम्ब हैं वो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को भी, जैसे विजुअल पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज आदि साइन लैंग्वेज के द्वारा ही करते हैं। अपने आइडेंटिटी, उन्हें लगता है कि जैसे हम अपने आइडेंटिटी को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अपनी कम्युनिटी की जो भी आइडेंटिटी है उसे बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए साइन लैंग्वेज उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये लैंग्वेज जो है एकदम शांत कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसमें थोड़ा भी शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता। तो ये इनकी एक बड़ी विशेषता है कि एक क्वाइट कम्युनिकेशन है। साइन लैंग्वेज का कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे ये लैंग्वेज जो है यूनिवर्सल नहीं है। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। यहाँ साइन लैंग्वेज के मानकीकरण का काम किया जाता है। इसके अलावा ये साइन लैंग्वेज को प्रमोट करता है कि लोग अधिक से अधिक साइन लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करें। साइन लैंग्वेज पर में रिसर्च किए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्दावली है जिसे साइन लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया, उसे कैसे शामिल किया जाए और उसका साइन लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, इस पर में काम किए जा रहे हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें इंडियन साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो जब भी स्कूलों में जाएं तो ऐसे बच्चों के साथ साइन लैंग्वेज में इंटरेक्शन करें जो सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम ये ऑफर करता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एड वालों के लिए भी और
लेवल में भी कुछ प्रोग्राम इन्होंने ऑफर किया है इंडियन साइन लैंग्वेज में एक स्पेशल विषय के रूप में। और स्कूलों में भी साइन लैंग्वेज का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, वहाँ पर में जो भी टीचर हैं वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें स्पेशल स्कूलों में। स्पेशल स्कूल जिसे कहा जाता है, आप सभी शायद जानते होंगे कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर में विशेष प्रकार के दिव्यांग बच्चे, अगर कोई स्पेशल स्कूल होता है तो वहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड के जो बच्चे रहेंगे सभी बड़ी मात्रा में वही रहेंगे बड़ी संख्या में, या जो आईडी वाले बच्चे होते हैं उनका भी अलग स्कूल होता है, जो SLD लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका भी। सबसे पहले साइन लैंग्वेज का इजाद हुआ था और उस पर बहुत काम हुआ था। उनके द्वारा ही निर्मित नए कुंडलिया को बनाकर इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल कर दिया जाता है और बच्चे को यदि बच्चा ने सुना नहीं है तो उसे सुनना सिखाया जाता है। और ये जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, इसके विशेषज्ञ होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज थेरेपिस्ट, उनके पास हम ले जाएंगे, बच्चों को सुनना सिखाएगा और घर पर भी हम वैसे ही अगर करेंगे तो बच्चे धीरे धीरे सुनना शुरू कर देता है और जब सुनना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से बोलेगा। अगर 6 वर्ष से पहले अगर हम ये काम शुरू कर देते हैं, अगर 6 वर्ष से पहले हम ये काम शुरू कर देते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, जैसे हम और आप सुन पाते हैं वैसे ही वो भी सुन पाएगा। लेकिन अगर 10 वर्ष के बाद 6 साल के बाद, हाँ, लेकिन अगर 6 साल के बाद अगर ये 6 साल के नहीं सर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकता है। हाँ, अगर हम लोग जैसे पहले से हमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया है, अगर किसी कारण से एक्सीडेंट हम कर जाते हैं और सुनना हम बंद कर देते हैं
तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का इसने कभी सुना ही नहीं है, तो उनके दिमाग में कुछ स्टोर है ही नहीं लैंग्वेज, वह बोलेगा क्या? हमारे दिमाग में स्टोर हो चुका है लैंग्वेज, इसलिए हम बोल पाते हैं। और अगर एक्सीडेंट करके अगर हमारा कान क्षतिग्रस्त हो भी जाता है तो हम बोलते रहेंगे, तो नहीं पाएंगे। सर, जो एक हियरिंग मशीन आती हैं लोग लगाते हैं ना, ऐसा कोई टेक्निकल इक्विपमेंट निकला है जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड है हियरिंग इम्पेयर्ड भी एक इक्विपमेंट ही है। पहले हियरिंग इम्पेयर्ड एक बड़ा सा मोबाइल जैसे आता था, जिसे बच्चे जेब में रखते थे। अब वो हियरिंग एड जो है अलग अलग तरीके के आने लगे। जानते हैं कि महिलाएं नोज रिंग्स पहनती हैं, तो महिला को अगर डिनोट करना हो तो नोज की तरफ ऐसे डिनोट करेंगे। अगर कोई आपसे बड़े हैं, जैसे आप 3 भाई हैं या 3 बहन हैं, इसे कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए यही है, लेकिन अगर स्पेशली आपको लगे कि वो महिलाएं शादीशुदा है, लड़की अगर है या महिला है तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अगर शादीशुदा है तो उसके लिए एक अलग कंसेप्ट है। शादीशुदा, क्योंकि महिलाएं सिंदूर लगाती है। मैंने कहा कि ये लैंग्वेज जो होता है यूनिवर्सल नहीं होता। अपने भारत में महिलाएं सिंदूर लगाती है, इस कारण से हम इन्हें महिलाओं को ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहाँ महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, तो वहाँ अगर हम तो इंडिया को ऐसे शाइन को इस तरीके से हम लोग डिनोट लैंग्वेज इंडियन शाइन लैंग्वेज। अगर हमारी बहन हो, उसे हम बताते हैं कि वो जो है हमारी बहन है, मेरी बहन है। लेकिन अगर वो बहन छोटी है बड़ी है ये तो पता नहीं चलता। मैंने कहा कि वो बहन है तो किसी व्यक्ति ने समझ लिया कि बहन है, लेकिन अगर बहन छोटी है उसे कैसे बताएंगे? देखिए, जो ये कंधा जो है हमारे बराबर का, मेरे बराबर अगर कोई है तो हम इस कंधे से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई बहन बड़ी है, उसे दिखाते हैं अपने कंधे से ऊपर, हाँ, तो मुझसे बड़ी है। उसी तरीके से मुझसे जो छोटी है, सेम ऐसे ही है। भाई अगर मुझसे बड़ा है, अगर छोटा है तो बड़े भाई छोटे भाई का कंसेप्ट हम समझ गए हैं। का विषय भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज पर अत्यंत महत्वपूर्ण और जानकीपूर्ण रहा, और इसके लिए हम विशेष रूप से आभारी हैं डॉक्टर सुधाकर झा जी के। आपने जिस सहज और विस्तृत तरीके से इस भाषा की बारीकियों को समझाया, वह हम सभी के लिए अत्यंत लाभकारी रहा। आपके ज्ञानवर्धक स्तर ने न केवल हमें भारतीय सांकेतिक भाषा की आवश्यकता और महत्ता से अवगत कराया, बल्कि इसे अपनाने और आगे बढ़ाने की दिशा में भी प्रेरित किया है। आपकी मेहनत और समर्पण के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैं प्रिंसिपल मैम, वेबिनार के सभी आयोजकों, उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, CPSM फैकल्टी और स्टूडेंट्स और सभी सहभागियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना समय और ध्यान दिया। आपके समर्थन और सहभागिता के बिना ये वेबिनार सफल नहीं हो पाता। आशा है कि हम भविष्य में भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक चर्चाओं का हिस्सा बनते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।